हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम हमारे चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन में अभी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अभी तक के हमने देखा कि ग्रेविटेशन क्या होता है, उसके बाद में हमने देखे अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर ग्रेविटेशन। देन हमने देखे अबाउट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड कि कैसे अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो कि उसके फील्ड के अंडर में, जो कि उसके सर्कमस्टेंसेस में आता है। उसके बाद में हमने देखे अबाउट द रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स और प्लैनेटरी मोशन विद द हेल्प ऑफ केपलर्स लॉ, है ना। इसके बाद में हमने देखे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सेलरेशन जो फॉर्म होता है वहाँ पे फोर्स के कारण, वो हमने देखे, जहाँ पे हमने जिसको डिनोट करे थे जी से, और पिछले ही क्लास में उसके बारे में हमने देखे कि जो जी की वैल्यू है वो एक पॉइंट के लिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो वैल्यू ऑफ जी है वो आपकी क्या रहती है, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? मतलब एक अर्थ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ के हर एक पॉइंट पे वही वैल्यू रहेगी, नो। अर्थ के एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वो वैल्यू जो रहेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो जो हमने डिटरमाइन करे थे बाय यूजिंग द फॉर्मूला g इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर, उसके हेल्प से, तो वहां पर हमने क्या बोले थे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या रहेगा, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी दिया हुआ है, जहां पे मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अलग अलग हाइट पे या अलग अलग सरफेस पे कैसे उसके वेरिएशंस, कैसे उसके चेंजेस देखने मिलते हैं हमें, ठीक है। वो हमें देखना है कि कैसे किस प्रकार के चेंजेस हमें अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में देखने मिलता है, ठीक है ना। चलो, मतलब वैल्यू ऑफ जी कैसे वैरी होती है, आपको आपके टेक्स्ट बुक में पढ़े ही अच्छे तरीके से 3 अलग अलग पार्ट में बताया गया, जिसमें पहला है अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, दूसरा है अलोंग द एट अ पर्टिकुलर हाइट, चेंज विद द हाइट, एंड थर्ड वन इज चेंज विद द डेप्थ। अब डेप्थ का मीनिंग क्या है, इनसाइड, अंदर का, डीपर पार्ट, ठीक है ना। चलो, तो एक एक करके पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी दैट इज चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का जो सरफेस है उसके अलोंग में चेंज कैसे होता है वो समझने से पहले आप यहाँ पर ध्यान दो। सबसे पहली बात, जो वैल्यू ऑफ जी है अर्थ के हर एक सरफेस पे जो है, हर एक पॉइंट पे वो सेम नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो हमें बस दिखने में स्फेरिकल दिखती है। हम अगर उसको अगर आईज से देखते हैं तो हमारी जो अर्थ है ये हमको दिखने में स्फेरिकल दिखती है, बट असल में अगर हम देखेंगे, अगर हम रियलिटी में अगर हम देखते हैं अर्थ को, तो वो क्या होती है, अपने पोल्स से थोड़ी सी फ्लैटर दिखती है और उसके साइड से वो राउंडेड रहती है, मतलब ऐसी थोड़ी सी ऐसी मुड़ी हुई रहती है और बड़ी होती चलती है उसके साइज में। मतलब कि अगर ये डायग्राम अगर हम कंसीडर करेंगे तो आपके ये जो पोल्स है यहाँ पर वो थोड़ा सा क्या होता है, फ्लैटर रहती है। जो अर्थ का जो शेप है, अर्थ का जो शेप है वो पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हम कंसीडर करते हैं, तो वो जो अर्थ है वो क्या रहती, इक्वेटर पे राउंडेड रहती, मतलब इक्वेटर पे जो अर्थ है वो आपको कैसी दिखेंगी, राउंडेड दिखेंगी। समझ में आ रहा है? लेकिन वही जैसे जैसे आप ये पोल्स पे आओगे तो यहाँ पे जो आपकी अर्थ है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, फ्लैटर, मतलब कि ऐसी थोड़ी सी स्ट्रेट दिखाई देती है, हल्की सी, ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा? तो उस कारण से क्या होता है, उस कारण से क्या होता है कि जो ये सेंटर है, या आपका सेंटर है, तो ये सेंटर और ये है आपका इक्वेटर, ये है आपका इक्वेटर। तो वो जो सेंटर है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में, मतलब हाफ स्फीयर में उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक होता है सदर्न हेमिस्फीयर, आपने ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसमें, कैसे चेंजेस आएंगे और क्यों चेंजेस आएंगे।
जैसे अगर हम देखेंगे अभी पोल्स पे, तो पोल्स पे अगर हमारी अगर ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब वैल्यू ऑफ जी है, वो क्या होगी, चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि पोल से लेके तो अर्थ तक का, अर्थ के सेंटर तक का जो रेडियस है, मतलब कैपिटल आर, पोल से लेके जो अर्थ के रेडियस तक का, अर्थ के सेंटर तक का जो रेडियस है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, जो रेडियस ऑफ द अर्थ है उसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से। तो ये क्या रहेगा, लेस रहेगा, मतलब रेडियस फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज लेस देन, वो जो है रेडियस कहां से, पोल से लेके तो सेंटर ऑफ द अर्थ तक के जो रेडियस है वो कम रहेगा, किससे, रेडियस ऑफ इक्वेटर फ्रॉम, रेडियस ऑफ सेंटर एंड द इक्वेटर, रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इक्वेटर टू सेंटर, मतलब कि जो इक्वेटर पे जो रेडियस रहता है ये इतना, ये क्या रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा ज्यादा, मैक्सिमम एज कंपेयर टू पोल, मतलब कि जो इक्वेटर पे जो रेडियस होता है, जो इक्वेटर पे जो रेडियस होता है वो उसका कहीं ना कहीं पे कम होने के कारण वहां पर क्या हो रहा है, जो आपका रेडियस है वो कम हो जाता है, तो सॉरी इक्वेटर पे रेडियस बढ़ जाता है और पोल्स पे रेडियस कम हो जाता है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा मैंने कि ये जो आपका पोल है, ये पोल से लेके ये आपका सेंटर, यहां तक का जो रेडियस रहेगा ये रहेगा आपका स्मॉल, और ये आपकी इक्वेटर से ये जो सेंटर पे जो रेडियस है ये रहेगा लार्ज, ये रहेगा लार्जेस्ट। समझ में आ रहा? अब देखो आपके पास में फॉर्मूला है जी की वैल्यू निकालने के लिए, अगर अर्थ पे है तो कोई ऑब्जेक्ट क्या है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आपका चेंज किस में आ रहा है, रेडियस में, किस में चेंज आ रहा है, रेडियस में, मतलब अगर आर की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई, अगर आर की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ द अर्थ को क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आर अगर इंक्रीज हो गया तो जी क्या हो जाएगी, जी हो जाएंगी डिक्रीज, जी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज। समझ में आ रहा है? और वही अगर आर अगर डिक्रीज हो गया, अगर इसकी वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई तो जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक छोटा सा मतलब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे, सपोज हम चलते हैं कि आपका जो वैल्यू है जी के लिए अपन कंसीडर करते हैं, आपको लेना है 8/4 और दूसरी ओर लेना है आपको g इक्वल्स टू 8/6। आपको क्या करना है, 8/4 लेना है एक बार, या फिर 8/2 ले लो, ठीक है, 8/2 ले लो। अब देखो ये दो अलग अलग वैल्यू लिए, जहां पर हमने r की वैल्यू अलग अलग ली है, हम लिए डिनोमिनेटर में r के लिए 4, ऐसे जनरल एग्जांपल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपने क्या लिए कि जो r है, ये जो आपका रेडियस है, इसकी वैल्यू आपने लिए सपोज 4 पहले इसके लिए, और दूसरे इसके लिए आपने लिए 2, तो जब आपने वैल्यू मैक्सिमम लिए तो आपका आंसर आया g इक्वल टू आया 2, और वही अगर आप यहाँ पर ले रहे तो g इक्वल टू आया 4, मतलब कि अगर डिनोमिनेटर स्मॉल है, मतलब कि रेडियस स्मॉल है, तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या रहेगा, बढ़ेगा, वो इंक्रीज होगा। इसलिए आपने क्या ध्यान में रखना है, इसलिए आपने क्या ध्यान में रखना है कि जो रेडियस होता है वो पोल से लेके सेंटर तक के कम रहता, स्मॉलेस्ट रहता, और जो रेडियस है इक्वेटर से लेके सेंटर तक के वो ज्यादा रहता अर्थ का। तो अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये फॉर्मूले में आपको दिख रहा है कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये अगर कांस्टेंट अगर आपने हटा दिए, ये जो जी है ना कैपिटल जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये अगर हटा दिए तो वहां पर आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी। तो ये जो जी है ये क्या है, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द 1/r स्क्वायर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर r इंक्रीज तो ये डिक्रीज, और अगर r डिक्रीज तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
इंक्रीज। देखो ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान और सीधे शब्दों में आपके टेक्स्ट बुक में आपको बताया हुआ है। समझ में आ रहा? तो ये आपने क्या करना है, समझ के रहना है शॉर्ट नोट्स में, और ये मैंने लिख कर भी दिया। अब इनको पॉइंट वाइज देखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट पूरा, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। इतना ये समझ गया, मतलब ये पढ़ते बराबर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा? ये कोई डाउट है इसमें? ये देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर हमारी जो अर्थ होती है ये हमें दिखने में स्फेरिकल दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होती है कि जो पोल्स होते हैं अर्थ के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो पोल्स के टुवर्ड वो थोड़ा सा फ्लैटर होते चलती, और जैसे जैसे वो लैटिट्यूड से, अब ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, ये आपका ज्योग्राफिकल पार्ट है जो आपने पढ़े भी है इन द प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। हम उसको हमें उतना इंटरेस्ट नहीं है, आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे आप ऐसे ये जो लैटिट्यूड है, जैसे जैसे आप जो बढ़ते हो, ऐसे नीचे नीचे आते हो, तो आप आ जाते हो इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे जो अर्थ है वो थोड़ा सा उसका साइज बढ़ जाता, वो राउंडेड होते हुए वो बढ़ जाती है, बिगर दिखती। और वही अगर हम बात करेंगे पोल्स पे, वो कैसे दिखेंगे आपको? फ्लैटर। पोल्स पे कैसी है? फ्लैटर। और यहाँ पर है बल्ब्स, मतलब कि बिगर। समझ में आ रहा है? राउंडेड बिगर, एक्सटेंड उसका बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, फिर क्या हो रहा है, इसका क्या असर हो रहा है इस पे? वैल्यू ऑफ जी पे। वैल्यू ऑफ जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस पे क्या असर हो रहा है? तो आपके पास में फॉर्मूला है कि G इक्वल्स टू कैपिटल G इनटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन r स्क्वायर रेडियस ऑफ द अर्थ। अब क्या होगा, अगर हम पोल से अगर रेडियस काउंट करेंगे तो वहां पर वो रेडियस आएगा कम, अगर रेडियस कम हो गया तो एक्सेलरेशन वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि जो रेडियस है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण जो रेडियस अगर इंक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर रेडियस अगर डिक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इस पर से हम ये समझ सकते कि पोल पे जो वैल्यू रहेगी जी की वो रहेगी हाईएस्ट, मतलब कि एट दी पोल्स जो वैल्यू ऑफ जी है, जी इज हाईएस्ट, वो ज्यादा रहेगी, एंड एट दी इक्वेटर वैल्यू ऑफ जी इज लो। वैल्यू ऑफ जी क्या रहेगी? लो, ठीक है। अब देखते हैं इन पॉइंट्स को। देखो, द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल। वही मैंने बताया आपको कि जो शेप होता है अर्थ का वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होता, एंड सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब कि जो डिस्टेंस होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट का, एक डिस्टेंस होगा अर्थ के सरफेस पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का, वो क्या होगा? उसके सेंटर से डिफर रहेगा, मतलब चेंज होते रहेगा प्लेस टू प्लेस। समझ में आ रहा? यहाँ पर है अलग, यहाँ से अलग, यहाँ पे और अलग, यहाँ से और, उसका रेडियस चेंज है ना। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट पे वो जो रेडियस है वो क्या होते रहेगा? चेंज। यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ से थोड़ा दूर, ये पास में। समझ में आ रहा? तो ऐसे आपको चेंजेस दिखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, किसमें? रेडियस में। यही बोला है, प्लेस टू प्लेस, ठीक है। सेकंड थिंग, ड्यू टू इट्स रोटेशन, जब अर्थ क्या होती है अपने एक्सिस के अराउंड में भी रोटेट होती है। ड्यू टू इट्स रोटेशन अर्थ राउंडेड एट द इक्वेटर। अर्थ क्या होती है? राउंडेड रहती है, राउंड दिखती है एट द इक्वेटर। आपके टेक्स्ट बुक में वर्ड यूज किया गया है बल्ब्स, है ना। तो वो जो वर्ड है, लेट मी चेक, हाँ यस, बल्ब्स यूज किया है, उसी का मीनिंग है कि वो राउंडेड एक्सटेंट में होना उसका, ठीक है। उसके बाद में इक्वेटर पे वो कैसी है? राउंडेड, जो कि आपको दिख के भी मिल रहा है ऐसे, ये समझ में आ रहा? फिर ऐसे फ्लैट, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद में एंड फ्लैटर एट द पोल्स, और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है अर्थ का, वहां पे वो क्या होते हैं? फ्लैटर होते हैं। देन इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट इक्वेटर। हम अगर बात करते हैं अर्थ के रेडियस की, फिर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो क्या होती है? लार्जेस्ट होती है इक्वेटर पे, मतलब ये आपका सेंटर, ये आपका इक्वेटर, तो यहाँ से जो रेडियस रहेंगी ये रहेंगी लार्जेस्ट। वो क्या रहेंगी? लार्जेस्ट। एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल, और क्या रहती है वो रेडियस? स्मॉलेस्ट रहती है एट द पोल। समझ में आ गया? चलो, अब हमारा मेन ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इसमें अगर हम अगर वो
दैट इज 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ना, क्योंकि वो जो रेडियस में डिफरेंस है वो ऐसा नहीं कि एकदम कंसिडरेबल डिफरेंस रहेगा कि बहुत ज्यादा, नो, बात तो वहां पे सरफेस पे हो रही है, लेकिन कैसा, पोल के लिए थोड़ा डिफरेंट। वही अगर बात करेंगे हम इक्वेटर की तो थोड़ा उसमें माइन्यूट चेंज है ना। हाँ, मतलब कि जो रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा, पोल पे हाईएस्ट रहेगा, एक्चुअल जो वैल्यू है टुवर्ड द सेंटर वो 9.77 हमने निकाले। लेकिन अगर वही अगर हम बात करेंगे पोल के डायरेक्शन में तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो रेडियस है वो है आपकी 9.832। याद रखना इसको, अगर आपके न्यूमेरिकल में अगर पोल ये वर्ड यूज होता है तो आपको ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। एंड डिक्रीजेस स्लोली, एकदम रिमार्केबल चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे उसमें चेंज होगा। एंड डिक्रीजेस स्लोली विद डिक्रीजिंग लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड मतलब कैसे, जैसे ये जो आपके लैटिट्यूड होते हैं अर्थ के जो लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है ना, तो जैसे जैसे ये आपका लैटिट्यूड चेंज होते रहता ऐसे, तो ये क्या होते हैं कि जैसे जैसे लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हम क्या होते हैं, डिक्रीजिंग लैटिट्यूड में आते हैं, तो जो आपका वैल्यू है किसका वैल्यू जी का, वो भी डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। समझ में आना। सो हम ये बोल सकते हैं इस पर से, और हाँ, जो वैल्यू डिक्रीज होगी तो कितने पे आ जाएगी, 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि यही नियर अबाउट इतना, ठीक है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पर यही ध्यान में रखना है कि कैसा चेंज रहेगा विद द रेडियस। अगर हमारी पॉइंट वाइज अगर चेंज होती है तो पॉइंट टू पॉइंट, प्लेस टू प्लेस रिमार्केबल चेंज उतना होता नहीं है, काफी कंसिडरेबल चेंज होता है। लाइक पोल्स पे ज्यादा होता है वैल्यू ऑफ जी, वही अगर बात करेंगे इक्वेटर पे तो रेडियस बढ़ जाने के कारण जो वैल्यू ऑफ जी है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम होती है, और वो आके रुकती है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसमें, एट द इक्वेटर, एंड 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द पोल ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड, चेंज विद हाइट। अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट हाइट पे है तो क्या होगा, ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिर हाइट के ऊपर। अब देखते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद चेंज इन हाइट। अब चेंज इन हाइट मीन्स क्या होगा कि अभी जो हमने पिछले चेंज में देखे थे तो वहां पर जो आपका रेडियस था वो अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ तक के था, उसके ऊपर में नहीं। अब हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिए फ्रॉम द अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, पहले जो आपका ऑब्जेक्ट था वो किस पे था, अर्थ के सरफेस पे। उसके बाद में अगर वो आपका ऑब्जेक्ट थोड़े हाइट के ऊपर में क्या हो गया, प्लेस किया गया, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ से थोड़ा ऊपर, अब पकड़ के चलेंगे, यहाँ आपका सरफेस है अर्थ का, ठीक है। अब ये जो अर्थ का सरफेस है यहाँ से तकरीबन अगर इतने प्लेस पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा, अगर इतने हाइट पे आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ तक के जो रेडियस था ये था आपका कैपिटल आर, ठीक है। अब इसकी क्या बढ़ गई, ऑब्जेक्ट की हाइट। जैसे कि हम बात करेंगे सैटेलाइट की, है ना, सैटेलाइट की हम बात करेंगे तो सैटेलाइट क्या होता है कि वो बराबर एक पर्टिकुलर हाइट पे उसको क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है बाय द रॉकेट, उसको लॉन्च किया जाता है ना। आप जब स्पेस मिशन ये लेसन पढ़ोगे तो आपको वो समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से आपको रॉकेट की लॉन्चिंग की जाती है, ठीक है। तो उसकी जो हाइट रहती है वो अर्थ सरफेस से अबव रहती है, मतलब ज्यादा रहती है, बड़ी रहती है, तो वो हो जाती है कुछ इंक्रीज हो जाती है उसकी हाइट। वो अगर इंक्रीज हो गई तो जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ द अर्थ का, वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब वो कैसे बढ़ेगा, रेडियस प्लस हाइट, वो जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, वो कैसे बढ़ेगा, रेडियस प्लस हाइट, क्यू आर प्लस एच। इसमें अर्थ की भी रेडियस आ गई उस डिस्टेंस में, साथ ही साथ में अर्थ के सरफेस से लेके जितने हाइट तक के वो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया गया है वहां पे, या उस पोजीशन उस ऑब्जेक्ट की, उसकी उतनी हाइट, वो सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसीलिए जो आपकी रेडियस रहेगी वो
फिर रेडियस ऑफ द जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द ऑब्जेक्ट, वो भी चेंज हो जाता है। जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो भी चेंज होता है। तो वो चेंज होने के कारण क्या होता है कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो डिक्रीज होती रहती। जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब कि एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस, जैसे जैसे हम अबव द अर्थ सरफेस जाएंगे, मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर 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 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, तो आपका वहां पे हाइट ऐड होते चलेगा। तो जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पोजीशन का, वो चेंज होगा और वो इंक्रीज होगा। एक्चुअली में क्या होते जाएगा, वहां पे इंक्रीज होते जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि हाइट बढ़ रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा, मतलब कि आपकी आर की वैल्यू बढ़ रही है। और आर की वैल्यू कौन से इक्वेशन में बढ़ेगी, आपको इक्वेशन यूज करना पड़ेगा ये G इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, G इक्वल्स टू जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर मीन्स क्या है, स्मॉल आर डिनोट करता रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द ऑब्जेक्ट। सपोज आपका कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, कोई एरोप्लेन है, कोई आपका उड़ता हुआ बलून है, तो वो क्या होगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर से ऊपर ही जाता है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो वो हमें देखने मिलता है कि वहां पर जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या होते रहती, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे आपकी वैल्यू ऑफ आर इंक्रीज होगी, वैसे वैसे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो वैल्यू ऑफ जी है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आपको वो पॉइंट कि द डिक्रीज इज रैदर स्मॉल फॉर द हाइट विच आर स्मॉल इन कंपैरिजन टू द अर्थ रेडियस। मतलब कि अर्थ का जो एक्चुअल रेडियस है उसमें अगर छोटा सा भी अगर इंक्रीज हो रहा है, छोटा सा इंक्रीज हो रहा है सपोज किसमें, रेडियस में, तो वहां पर ज्यादा आपको डिक्रीज देखने नहीं मिलेगा जी के वैल्यू में। मतलब कि हम अगर कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल कि हाँ चलो हम ये एग्जांपल से और अच्छे से समझ के लेते हैं क्या बोला गया है। देखो, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। एक्चुअल रेडियस जो हम लेते हैं अर्थ का वो कितना है, सपोज 6400 किलोमीटर। इफ एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट, वो अर्थ सरफेस से आपका एरोप्लेन फ्लाई कर रहा, उड़ रहा है एटमॉस्फेयर में, फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 20 किलोमीटर। मतलब अर्थ सरफेस से, अर्थ के सरफेस से एरोप्लेन की हाइट कितनी है, एरोप्लेन की हाइट कितनी है, 20 किलोमीटर। ये हो गई उसकी हाइट, समझ में ना। अर्थ सरफेस से एरोप्लेन की हाइट कितनी है, 20 किलोमीटर, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। फिर क्या बोला है, इट्स डिस्टेंस चेंजेस फ्रॉम 6400 टू 6420। ऑब्वियस है कि आपका अगर रेडियस है सपोज अर्थ का 6400 किलोमीटर, आपके अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। अब उसमें क्या हो गया, हाइट प्लस हो गई किसकी, वो एरोप्लेन की, जो कि कितनी हो रही है, 6400 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर। तो ये क्या बन जाएगा, 6420 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा, 6420 किलोमीटर। मतलब जो अभी स्मॉल आर आपका आ गया, सॉरी ये मैंने कैपिटल आर लिखा, आपका जो स्मॉल आर आ गया वो कितना आ गया अभी, 6400 किलोमीटर, 6420 किलोमीटर। तो ऐसे इसके लिए जो चेंज इन वैल्यू ऑफ जी है वो नेग्लिजिबल रहेगा, क्योंकि उसमें उतना रिमार्केबल चेंज हमें देखने नहीं मिलता, बस 20 किलोमीटर का फर्क है। तो जो वैल्यू रहेगी जी की, जो वैल्यू रहेगी जी की, जो कि आप पुट करोगे इस फॉर्मूले में, तो ये आपकी बस नियरली इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी, जो कि सेम ही है, इक्वल ही है, नेग्लिजिबल है। समझ में आया? हाँ। अब अगर हम बात करते हैं लाइक सैटेलाइट की, जहां पर आपकी हाइट बहुत रिमार्केबल रहती है, बहुत ज्यादा रहती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से वो जो सैटेलाइट है जो ऑर्बिट में घूमते रहता अर्थ के,
वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते रहता, अपना एक खुद का ऑर्बिट वो आप क्या करता है, वो सेट करता है और उस ऑर्बिट पे उसको हम लॉन्च करके वो बराबर रिवॉल्यूशन कॉज करता है अराउंड द अर्थ। और वो क्यों एक ऑर्बिट में फॉर्म होता, क्योंकि उसके साथ में जो वेलोसिटी अटैच रहती, जो उसके साथ में वेलोसिटी एसोसिएट रहती, वो वेलोसिटी उसको मूव करने में क्या करती है, मदद करती है, वो उसको फोर्स प्रोवाइड करती है। और वो जो है प्लैनेट, वो जो आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, प्लैनेट नहीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो कंटिन्यू मूव करते रहता। लेकिन उसके ऊपर में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना रहेगी, वो भी हमको निकालना पड़ेगा। अब वहां पे अर्थ सरफेस से उसकी आ गई हाइट, उसकी हाइट आ गई, मतलब कि वहां पर चेंज होगा उसके रेडियस में, मतलब कि डिस्टेंस में जो स्मॉल आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो आपका चेंज होगा। वो चेंज होगा मतलब कि आपकी वैल्यू ऑफ जी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो हम सपोज करके चल रहे हैं, आपको ये टेबल में दिया हुआ है ना, तो हम देखते हैं उसको, लेकिन पहले समझ लेते हैं। ऑन द अदर हैंड वी कंसीडर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। अब ये हमने देखे ना, तो यहाँ पर निग्लिजिबल चेंज हमें देखने मिला, क्योंकि जो हाइट है वो ज्यादा नहीं है, वो भी कंसिडरेबल है, रिमार्केबल नहीं होती। ठीक है, अब हम आते हैं लार्जर हाइट पे, बड़े हाइट पे। लाइक आपने अगर स्पेस मिशन ये लेसन अगर पढ़े, तो स्पेस मिशन इस लेसन में आपको पता चलेगा कि जो हाइट होती है पर्टिकुलर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, वो नियरली हाईएस्ट हाइट उसकी 780 के करीब करीब होती है, हाईएस्ट हाइट। ठीक है, सैटेलाइट की, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह लगाए जाते हैं उसमें, ठीक है ना। हाँ, या फिर उससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं, ठीक है ना, हाईएस्ट। ठीक है, उसके बाद में देखो अभी आपको क्या बोला गया कि अगर हाईएस्ट हाइट पे अगर आपने सैटेलाइट को लॉन्च करे, उसको ऑर्बिट में देखे, ऑर्बिट में जगह दी, तो उसकी जो वैल्यू ऑफ जी है उस पर्टिकुलर सैटेलाइट के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी, वो क्या रहेगी, चेंजेस टू द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस टू लार्जर वैल्यू बराबर है। मतलब जो वैल्यू ऑफ जी है वो कैसे चेंज होगी, लार्जर वैल्यू में वो चेंज होगी। समझ में आ रहा? हाँ, मतलब लार्ज चेंज हमें देखने मिलेगा। वहां पर हमें जो चेंज देखने मिलेगा वो क्या रहेगा, लार्ज देखने मिलेगा। मतलब वैल्यू लार्ज नहीं होगी उसमें, वहां पर जो हमें लिखे तो वैल्यू ऑफ जी चेंजेस टू लार्ज चेंज, ये हमको बोलना पड़ेगा लार्जर वैल्यू चेंज, ऐसा बोलेंगे हम। वहां पर लार्जर वैल्यू नहीं बोलेंगे, लार्जर वैल्यू में उसके चेंज आएगा। समझ में? मतलब 9.8 से वो एकदम कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जो हाइट है वो उसकी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? वो जो हाइट है, हाइट की किसकी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, वो बढ़ने के कारण, वो क्लियर होने के, वो ज्यादा होने के कारण, वो जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके तो वो पर्टिकुलर सैटेलाइट का, वो बहुत मैक्सिमम हो जाता है। और वो मैक्सिमम होने के कारण जो आपकी हाइट होती है, जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कम कम होते चलता है, वो डिक्रीज होते चलता है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है। मतलब जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जो हाइट, आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कम कम होते जाएगा। अब वो देखो, आपको इस एग्जाम्पल में जो आपका बॉक्स है उसमें आपको दिया हुआ है कि कैसे उसमें चेंज आएंगे। उसके लिए हमको इक्वेशन कंसिडर करना पड़ेगा आपका G इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। G इक्वल्स टू क्या होगा, GM अपॉन R स्क्वायर। और R जो है वो एक्चुअली में क्या रहेगा, R प्लस H। ऐसा क्यों? यहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ है आपका कैपिटल R। ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है आपका कैपिटल R। और अर्थ सरफेस से लेके जिस हाइट तक के आपका वो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, वो रहेगा आपका हाइट ऑफ द, यो रहेगा आपका डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस। उसको हम करेंगे उसकी हाइट, जो अर्थ सरफेस से लेके जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस ऑफ द
ठीक है ना, ये ऐसे। अब देखो मैं इसके जगह पे स्मॉल आर के जगह पे हमेशा क्या पुट करते चलूंगा, क्या पुट करते चलूंगा मैं वहां पे मैं पुट करते चलूंगा r प्लस एच, क्या पुट करते चलूंगा r प्लस एच। ओके, अब देखो पहले वाले कंडीशन के लिए इसमें अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो आपका पहले है हाइट पे 0 हाइट पे, मतलब उसकी बिल्कुल भी हाइट चेंज नहीं है, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ पे, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या रहेगी 9.8, मतलब सेम रहेगी। उसके बाद में माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे भी जो उसका डिस्टेंस है, हाइट है, वो बहुत ही कम है, ज्यादा नहीं है, 8.8 किलोमीटर ही है, मतलब कि वहां पर भी जो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है, जी की जो वैल्यू है, उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं देखने मिलेगा, तो वो भी आपका सेम ही रहेगा। फिर हम अगर बात करते हैं हाइट ऑफ द टिपिकल वेदर सैटेलाइट, एक वेदर सैटेलाइट जो कि वेदर के बारे में जानकारी देता है एक्चुअली में, ठीक है, उस अगर वेदर सैटेलाइट की हाइट अगर हम चेक करेंगे तो हम उसको 400 किलोमीटर के हाइट पे प्लेस करते हैं। किस पे प्लेस करते हैं उसको, 400 मीटर के, 400 किलोमीटर के, सॉरी मीटर के नहीं, 400 किलोमीटर, मतलब अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर दूर आपका वेदर सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, तो उसकी वो बन गई हाइट, मतलब कि जी की वैल्यू gm अपॉन क्या आ जाएगा 6400 प्लस 400, ऐसा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 6400 अपॉन प्लस 400, तो उसके लिए जो जी की वैल्यू है वो आएगी आपकी 8.7 मीटर पर स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अभी सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, ये वैल्यू को आप सॉल्व भी कर सकते हो, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। आपने घर पे उसको ट्राई करना है, जी की वैल्यू पुट करो, एम की वैल्यू पुट करो, अपने आप उसका आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट की, फिर हम बात करते हैं अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट की, तो वहां पर जो आपका जी है वो क्या आ जाएगा gm अपॉन r प्लस एच का स्क्वायर। समझ में आया, मतलब कि वहां पर भी क्या हो जाएगा, gm की वैल्यू अभी पुट नहीं कर रहा हूं मैं, आपने करके देखना है घर पे। अगर आपने उसकी हाइट अगर 35,700 है तो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 6440, उसमें 35,700 का इनका एडिशन का स्क्वायर, तो आपकी जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या आ जाएगी आपकी 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने अभी लिख कर दिया हूँ यहाँ पे, तो डायरेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, आपने क्या करना है, अपने घर पे आपने उसमें प्रैक्टिस करते रहना है उसको, ठीक है। मतलब कि ये जो है जैसे जैसे रेडियस जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ जी कम होते जाएंगे, है ना। इसलिए यही आपको पहले पॉइंट में बोला, एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के अबव जाते जाएंगे, देन द वैल्यू ऑफ आर इन द इक्वेशन g इक्वल्स टू gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंक्रीजेस एंड द वैल्यू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ g व्हिच इज गॉन डिक्रीजेस टू ग्रेटर एक्सटेंट, मतलब लार्ज चेंज हमें देखने मिलेगा लाइक सैटेलाइट के केस में। समझ में आ रहा, इसीलिए हमने बोले कि जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो कि अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो चेंज होता है टू द लार्जर वैल्यू। चेंज कैसे आएगा, जी के वैल्यू में लार्ज रहेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये है आपके कुछ एग्जांपल। अब थर्ड है आपका चेंज विद डेप्थ। डेप्थ का मीनिंग क्या है, इनसाइड द अर्थ। अगर कोई गड्ढा वगैरह कर दिया, वहां पे गग कर दिया हमने, तो वहां से जो आपकी वैल्यू ऑफ जी रहेगी उस पर क्या इफेक्ट होगा वो हमें चेक करना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अभी तक के हमने देखे कि चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ जो वैल्यू होती है जी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो चेंज होती है। अलोंग द चेंज इन द हाइट, वो भी आपकी वैल्यू चेंज होती है। अब हमें देखना है थर्ड कंडीशन, जहां पे वेरिएशन कैसे दिखता है हमें जी के वैल्यू में अगर हम डेप्थ में जाते हैं, मतलब कि इनसाइड द अर्थ जाते हैं। इनसाइड द अर्थ जाने का मीनिंग क्या है, सपोज आपकी अगर अर्थ है तो आप क्या कर रहे हो, वहां पर एक प्रकार से ऐसा मतलब एक प्रकार से गड्ढा टाइप कर रहे हो उसको। समझ में आया, क्या कर रहे हो, वहां पे एक प्रकार से ऐसा डिगिंग कर रहे हो, मतलब कि वहां पे आप गड्ढा टाइप कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप कोई गड्ढा बनाते हो या फिर एक ऐसे सुरंग सी बनाते हो वहां पे अर्थ के सरफेस के अंदर
सा गड्ढा या होल बना रहा है वो बड़ा सा, ठीक है ना, लाइक सुरंग वगैरह, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर क्या होता है, क्या चेंज हमें देखने मिलता है, वहां पर भी दोस्तों जो वैल्यू ऑफ जी है वो चेंज होती है, और जैसे जैसे हम इनसाइड द अर्थ जाते हैं तो जो वैल्यू ऑफ चेंज आर है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। जो वैल्यू ऑफ आर जो है ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज, क्योंकि टुवर्ड द सेंटर जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा ना, टुवर्ड द सेंटर जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो जो वैल्यू ऑफ अर्थ है, अभी आपके डायग्राम में इतना छोटा दिख रहा है, तो इतना छोटा डिस्टेंस रहेगा क्या वो एक्चुअली में नहीं, आपने वो इमेजिन करना है कि अर्थ के अगर सरफेस पे अगर हमने डिगिंग करे, अगर उसमें अगर कोई कोर पार्ट में गए हम अर्थ के इनसाइड द अर्थ जाते हैं सपोज, तो वहां पर जो वैल्यू ऑफ जी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे एक्ट होता है वो कैसे एक्ट होगा, वो उनमें क्या डिस्टेंस रहेगा उस ऑब्जेक्ट में और उस सेंटर ऑफ द अर्थ में वो, ठीक है। तो जो वैल्यू है आर की वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना, वैल्यू क्या होगी आर की, डिक्रीज होगी। अब हमने बोले कि वैल्यू ऑफ आर डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज होना चाहिए। अगर वैल्यू ऑफ आर डिक्रीज हो रही है तो जो आपकी वैल्यू ऑफ जी है वो इंक्रीज होना चाहिए, वही आपका सीधा कॉन्सेप्ट है। लेकिन सुनो, थोड़ा रुको, क्या बोल रहा है कि अगर वैल्यू ऑफ आर डिक्रीज हो रहा है तो आपको लगेगा कि वैल्यू ऑफ जी बढ़ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि आप अगर इनसाइड द अर्थ जा रहे हैं तो जितना टोटल मास बिफोर गोइंग द इनसाइड द अर्थ जो एक्ट हो रहा था, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्ट हो रहा था, तो उसमें जितना टोटल मास था वो भी कम होगा ना, वो भी कम होगा कि नहीं होगा। जब आप डिगिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर एक पर्टिकुलर सरफेस लो जिसमें मिट्टी भरी हुई है एक बड़े से कंटेनर में, पहले स्टार्टिंग में पूरे कंटेनर का वेट काउंट करो, मतलब कि मास काउंट करो उसका, ठीक है ना, वो कहीं ज्यादा रहेगा, और वहां से फिर कुछ अमाउंट ऑफ मिट्टी, आधी मिट्टी वहां से निकाल दो और फिर उसका वेट काउंट करो, तो वेट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेट कम हो जाएगा मतलब कि उस पर भी असर करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके सेंटर ऑफ मास में चेंज आएगा। फिर आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पे आपका होल मास कॉन्सेंट्रेटेड है, बराबर है, तो सेंटर ऑफ मास में चेंज आ रहा, मतलब उसके डिस्टेंस में चेंज आ रहा, मास में भी चेंज आ रहा, मास ऑफ द अर्थ में। इस वजह से जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है व्हेन वी गोइंग इनसाइड द अर्थ वो भी डिक्रीज होती है, वही मैंने लिख कर दिया, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि ऐसा पार्ट अर्थ का जो कि कंट्रीब्यूट करता है, जो अपना योगदान देता है किसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स में, जो कि इसको फील करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन फील करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई आपका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो वो जो पार्ट है अर्थ का वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, वो भी क्या होता है, कम होता है, समझ में आ रहा, विच मीन्स इसका मतलब ये है कि उस पार्ट का कम हो जाना, मतलब कि जो वैल्यू ऑफ जी है एम है, जैसे कि आपकी वैल्यू ऑफ एम है 6 × 10⁴ है ना, इतना अगर वेट है आपका, इतना अगर मास है या एम की वैल्यू है, तो ये भी कम होगी, ये भी क्या होगी, डिक्रीज होगी कुछ अमाउंट में, समझ में आ रहा है, ये भी डिक्रीज होगी। इसीलिए जो आपका एम और आर मतलब डिस्टेंस एंड द मास दोनों भी डिक्रीज होने के कारण, दोनों भी डिक्रीज होने के कारण, कम होने के कारण जो कंबाइंड रिजल्ट आएगा वो ऐसा आएगा कि जो वैल्यू ऑफ जी है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। मतलब कि आप कंसीडर करोगे आपके इक्वेशन जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर को, तो आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन आर की वैल्यू डिक्रीज होने के साथ साथ एम की भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। खैर इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा, एम की भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, समझ में आ रहा है। जब हम इनसाइड द अर्थ जाते हैं, कंडीशन ध्यान में रखना पड़ेगा, हमेशा नहीं होगा ऐसा। क्यों, जब हम इनसाइड द अर्थ जाते हैं तो एम भी डिक्रीज होता और आर भी डिक्रीज होता। सिर्फ आर डिक्रीज होता था ना तो आपकी जी की वैल्यू बढ़ती थी, लेकिन एम डिक्रीज हो रहा है और
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, मतलब मास ऑफ द अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि इसकी वैल्यू भी क्या होंगी, इसकी वैल्यू भी डिक्रीज होंगी। समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यू भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। इसीलिए बोला गया है when we are moving toward inside the earth, when we are moving inside the earth, the mass of the earth, that is the value of m and the value of r getting decreased. The reason, the combined result of both r and m resulted, there is a change in the value of g which get decreased when we are moving inside the earth। जब हम inside the earth जाते हैं, मूव करते हैं, तो किसमें चेंज आता, वैल्यू ऑफ जी में। जब हम डेप्थ में जाते हैं, इनसाइड द अर्थ जाना मतलब डेप्थ में, डीपर पार्ट में, अबव द अर्थ हाइट, समझ में आ रहा है ना, वो तो आपको क्लियर ही हो गया है। अबव द अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ हाइट एंड इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ डेप्थ। तो जब हम डेप्थ में जाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करने के लिए अर्थ का, वो भी डिक्रीज होता है। उस कारण से आपकी वैल्यू ऑफ जी भी, मतलब कि स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज होगी। इसका ये मतलब है कि जब हम इनसाइड द अर्थ मूव करते हैं तो वहां पर आपके वैल्यू ऑफ जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। समझ में आ रहा, ये ध्यान में नहीं रखना कि अगर वैल्यू ऑफ आर यहाँ पर डिक्रीज हो रही है मतलब वैल्यू ऑफ जी बढ़ जाएगी, आपको गलत मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा, अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको लगे तो बार बार देखो, आपने इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना है ताकि आपको और डीपली हो सके। बार बार टेक्स्ट बुक रीडिंग करो तो क्लियर हो जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा। अब आपको थिंक अबाउट इट में थोड़ा सा बोला गया है कि विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड द अर्थ। अब हमने जैसे जैसे हम इनसाइड द अर्थ जाएंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पे, उस ऑब्जेक्ट पे, क्या वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा क्या, तो उसमें कोई भी असर नहीं होगा, वो ऑलवेज सेंटर ऑफ द अर्थ ही डायरेक्टेड रहेगा। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स नेवर चेंजेस व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ। देन आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा है वहां पे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब जो वैल्यू ऑफ जी है, जो आपके वैल्यू ऑफ जी है कौन सी, देखो आपको एक बार बोला गया वहां पे कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या रहेंगी जब हम सेंटर ऑफ द अर्थ जाएंगे। जब हम सेंटर ऑफ द अर्थ जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या रहेंगी, आपकी जो वैल्यू ऑफ जी रहेंगी वो रहेंगी 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ में आपकी वैल्यू क्या रहेंगी, 0 रहेंगी, किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। समझ में आ रहा, चलो तो क्योंकि उसका डिस्टेंस ही 0 हो जाएगा, जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये आपको चेक करना होता है। तो वहां पे जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे और अगर सेंटर ऑफ द अर्थ पे पहुंच गए, मतलब कि आपका जो डिस्टेंस है वही माइनस हो जाएगा, वही निग्लिजिबल हो जाएगा। इट मीन्स कि आपकी वैल्यू ऑफ जी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट देखना है मास एंड द वेट। चलो ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्सेप्ट वाइज है छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास फ्रेश मूड के साथ में। साथ ही साथ में हम वहां पर देखेंगे फ्री फॉल क्या होता है, जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं, और आपने वहां पर काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन भी देखे थे। तो आपको वो रिवाइज करके आना है क्योंकि उसका वहां पर यूज दिया हुआ है काइनेमेटिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है ना, उस पर से आप फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। आफ्टर दैट आपको पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, साथ ही साथ में आपको पढ़ना है अबाउट द एस्केप वेलोसिटी, अबाउट द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, ये ऐसे 4 टॉपिक आपको कवर करना है नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपका होमवर्क क्या रहेगा, आज जितना पढ़े बहुत कम पढ़े लेकिन काम का पढ़े, ये आपको पूरा रिवीजन करके रखना है अच्छे से। साथ ही साथ में आपको जो आपने 9th स्टैंडर्ड में फ्री फॉल और ग्रेविटेशनल फील्ड जो काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़े थे वो भी पढ़ के आना है। ठीक है, चलो आज के क्लास में इतना ही।